हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के चीफ जनाब रविंद्र रैना जी हैं। नौशहरा से रविंद्र रैना जी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार चुना है और लगातार बीजेपी की उम्मीदें, नौशहरा के लोगों की उम्मीदें और वहां के मिनॉरिटी हों या मेजॉरिटी के लोग हों, उनकी उम्मीदें रविंद्र रैना जी के साथ जुड़ी हुई हैं। उमर अब्दुल्ला ने हालिया एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि यूटी के सीएम बनने के बाद मैं अपनी मर्जी से अपना प्योन तक भी जो है वो अपॉइंट नहीं कर सकता हूं। कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बातचीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से वक्त देने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि सर आपको नौशहरा से चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, एक बार फिर से आप पे जो है वो यकीन दिखाया है, आपको लोगों का रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से चुनने के लिए जो है वो लोगों के बीच में लाया है। क्या लगता है कि क्या पिछले 5 सालों में लोगों का जो काम हुआ है वो बड़े अच्छे तरीके से हुआ है? नाराज़गियाँ हैं लोगों की आपके साथ या नहीं है? और ये जो इलेक्शन होने जा रहा है कैसे आप अपने लिए देखते हैं? सबसे पहले तो आपने कहा है कि मैंडेट का ऐलान हुआ है। अभी तो सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया में ही मैं देख रहा हूं। ऑफिशियली अभी इसका ऐलान होना बाकी है और जब तक इसका दिल्ली से ऐलान नहीं हो पाता, इस पर कोई बयानबाजी करना जल्दबाजी होगी, वो ठीक नहीं होता है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं। पूरी ईमानदारी के साथ मैंने पार्टी का काम किया है। 2014 में भी जब पार्टी ने मुझे नौशहरा से एमएलए का मैंडेट दिया था और नौशहरा सुंदरबनी की जनता ने जब मुझे आशीर्वाद दिया और मैं जीत के आया, और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ काम किए। गांव गांव, शहर शहर, जहां से वोट मिले वहां भी काम किए। जहां से वोट नहीं मिले या वोट कम मिले, मैंने वहां भी काम किए। मैंने कभी किसी शख्स से ऊंची आवाज में बात नहीं की होगी, कभी नहीं। मैं सबकी इज्जत करता हूं। जो हमारे साथ चले वो मेरे सर के ताज हैं। जो किसी कारणवश सियासी मजबूरियों के चलते अगर मेरे साथ नहीं चले, मैंने उनकी भी खिदमत की। अगर वो भी मेरे पास कोई काम लेके आए तो मैंने उनका भी काम किया, क्योंकि मैं एक इंसानियत में यकीन रखने वाला शख्स हूं। जैसे मोदी साहब कहते हैं ना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस मिशन से काम करने वाला शख्स हूं। और सर लगता है लोग दूसरी बार भी मौका देंगे। कहते हैं जनता जनार्दन होती है। जनता की मर्जी में ऊपर वाले की रजा होती है। अपोनेंट जो आपके रहेंगे वो कितने मजबूत है, कितनी बड़ी फाइट है? देखिए, इलेक्शन कोई भी हो, इलेक्शन जो है वो इलेक्शन होता है। आवाम के हाथ में ताकत होती है। जमहूरी निज़ाम में, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में ताकतवर जनता है, अवाम है। जनता के पास अगर पार्टी ने मुझे मौका दिया, क्योंकि ये फैसला पार्टी का होता है और पार्टी के बड़े पैमाने होते हैं, बड़े पैमाने पार्टी देखकर फैसले लेती है। इसलिए अगर पार्टी कोई इस प्रकार का फैसला करती है तो मेरे काम से तो आप वाकिफ हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, गांव, शहर, पहाड़ी, गुजर, बकरवाल, सबको साथ लेके चलता हूं। ओबीसी, हमारे दलित समाज के भाई बहन, हमारे जाट बरादरी के भाई बहन, जितने भी दूर दराज के एरिया में रहने वाले लोग हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, सबकी सुनता हूं और सबके साथ इंसाफ
करता। सर 370 के बाद ये पहला असेंबली का इलेक्शन होने जा रहा है। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 375 अगस्त 2019 हिस्टोरिकल डिसीजन वाज टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने ये फैसला किया था उस समय। तो क्या 370 का भी इम्पैक्ट इस असेंबली के इलेक्शन में पड़ सकता है? देखिए, खुद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का एक बयान है कि अगले 100 साल धारा 370 वापस नहीं आ सकता। ये किसने बयान दिया? मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का बयान है कि अगले 100 साल तक 370 वापस नहीं आ सकता। एक तरफ तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ये बयान देते हैं और दूसरी तरफ अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं हमको 370 के लिए वोट दो। कोई समझ नहीं आई कि मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस इतनी परेशान क्यों होगी। एक तरफ उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया, हम 370 को वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। अगले ही रोज फारूक अब्दुल्ला साहब ये बयान देते हैं कि अगले 100 साल ये वापस नहीं आ सकता। सर एक इम्पोर्टेंट, तो इसका मतलब ये है लोगों को इश्तियाल अंगेजी करने की कोशिश हो रही है, लोगों को गुमराह करने की कहीं ना कहीं कोई कोशिश और साजिश हो रही है। फिर बयान आता है जी, कभी बॉर्डर के पार वालों से बात करो, कभी उससे बात करो। करेंगे। मेरा ये कहना है आप जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करो ना। आप कश्मीर के नौजवानों से, जम्मू के नौजवानों से, रजौरी पुंछ के नौजवानों से, नौशहरा के नौजवानों से, आप यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं अलग अलग सियासी जमातों के, बोलो हम उनको कॉन्फिडेंस में सबको साथ लेके चलेंगे। सर बड़ी अच्छी बात की। फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, जो जेलों के अंदर हैं, हम उनकी रिहाई की बात भी करेंगे। और वो कहते हैं, और वो फारूक अब्दुल्ला साहब का मैनिफेस्टो कहता है, महबूबा जी का मैनिफेस्टो कहता है, वो कह रहे हैं कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को इंप्लीमेंट करेंगे जो आज तक ग्राउंड पे इंप्लीमेंट नहीं हुआ एज पर प्रीवियस आरटीआई। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को यह चीज वाजे करनी चाहिए। उन्होंने कहा जो जेल के अंदर बंद हैं हम उनको छोड़ेंगे। तो भाई जेल के अंदर कौन बंद है? पॉलिटिकल प्रिजनर्स। उन्होंने कहा जो जेल में कैदी हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे लिखा हुआ। जो जेल में कैदी हैं। जेल में कौन बंद है? एक आदमी बॉर्डर पार से बंदूक लेके आता है, कश्मीर में रजौरी पुंछ में, डोडा किश्तवाड़ में हमला करके बेगुनाह लोगों का कत्ल करता है। कुछ लोग बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां चलाते हैं। पुलिस, आर्मी उनको पकड़ के जेल में बंद करती है। तो क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ऐसे लोगों को जिन्होंने यहां कब्रिस्तान के कब्रिस्तान बना दिए, जिन्होंने यहां बेगुनाह लोगों का खून बहाया, क्या ऐसे लोगों को वो बाहर निकालने की बात करते हैं? सर वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स ही कहते हैं, मतलब जो सियासी कैदी हैं। सियासी कैदी मुझे एक बात बताओ, सियासी कैदी वो होता है जब जंग आजादी का दौर था, महात्मा गांधी साहब जो आंदोलन करते थे, अहिंसा में विश्वास रखते थे, वो कह रहे पीएसए को भी हम रिपील करेंगे। पीएसए लाया किसने था? पीएसए किसने लाया था? आज तो ये कहते हैं। पैलेट गन किसने लाई थी? पीएसए किसने लाया था? ये कह रहे एलओसी ट्रेड होगा। मैं कहता हूं बड़ा अफसोस होता है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू कश्मीर की आवाम की बात नहीं करते, बॉर्डर के उस पार की बात करते हैं। अरे भाई यहां के लोगों से मिलो, रजौरी की बात करो, बुदल धरहाल की बात करो, थना मंडी मंजाकोट की बात करो, सुरनकोट, मेंढर, पुंछ की बात करो, मंडी हवेली, सब्जियां लोरन की बात करो, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट की बात करो, बॉर्डर के एरिया की बात करो, यहां के नौजवानों की बात करो। वो बात नहीं करेंगे। फिर क्या बात करेंगे? बॉर्डर के पार ये ट्रेड करना है, बॉर्डर के पार ये होना चाहिए, जेल के अंदर जितने बंद हैं हम उनको छोड़ेंगे। भाई आज के अंदर जो जेलों में बंद हैं कोई महात्मा गांधी तो नहीं है ना? कौन लोग हैं? अच्छा क्या चाहते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब? क्या चाहती है नेशनल कॉन्फ्रेंस? क्या यहां फिर वही बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां और ग्रेनेड चलें? क्या वो चाहते हैं कि यहां पत्थरबाजी हो, हड़तालें हो?
तूफान आ जाए, बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाना बंद कर दें, दुकानें बंद हो जाएं, फिर से वही हड़तालों के कैलेंडर निकले, क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब वही चाहते हैं? सर फारूक साहब कहते हैं कि अलायंस में वो सरकार बनाने जा रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट बनेगी। क्या बीजेपी वालों को लगता है कि वो बना रहे हैं सरकार अलायंस में, और क्या अलायंस बनाने से आप लोगों को दिक्कत हो रही है? देखिए, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की मैं इज्जत करता हूं, लेकिन जो वो बयान दे रहे हैं, जिस प्रकार से वो कभी कहते हैं चाइना के साथ बात करो, चीन ने लद्दाख में हमारी सेना के जवानों पर हमला किया, हमारे जवान शहीद हुए गलवान घाटी में, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं चीन से कि हमारी मदद करो। चीन की गवर्नमेंट को उन्होंने बोला, क्या यह बोलना चाहिए था? अपनी गवर्नमेंट से बात करने की बात नहीं करते हैं, कहते हैं मैं चीन से बात करना चाहता हूं। क्यों भाई? तो आपकी सरकार फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर सकती? फिर कहते हैं जी, फिर हमारी आर्मी के जवानों के ऊपर, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ के जवानों के ऊपर कितना गलत बयानबाजी की डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बयान दिया कि जो दहशतगर्द मिलिटेंट बॉर्डर के उस पार से आते हैं, उन्होंने बड़ा गलत इल्जाम तराशी की, गलत इल्जाम लगाए हिंदुस्तान, आप हमारी आर्मी के ऊपर और पुलिस के जवानों के ऊपर फारूक अब्दुल्ला साहब ने गलत बयानबाजी की। उन्होंने क्या कहा था पता है आपको? कि बॉर्डर पार से ये जब दहशतगर्द आतंकवादी आते हैं तो सेना साथ में, तो ये इनकी मिली भगत है। ये कितना गलत बयान है। हमारे आर्मी के जवान कितने शहीद हो गए, बीएसएफ पुलिस के जवान, सर एक तो देश की मुल्क की हिफाजत करते करते। बिल्कुल आप, मैं पुंछ के बॉर्डर के पार गया, जब एक हमारा पैरा कमांडो एक दहशतगर्दाना हमले में शहीद हो गया था, उसके छोटे छोटे बच्चों को मैंने अपनी गोद में उठाया, वो बॉर्डर के पार मैं वहां पहुंचा। सर मेरा सवाल, आप लोग आर्मी और पुलिस और बीएसएफ के ऊपर फारूक अब्दुल्ला साहब सवाल खड़े करते हैं, लेकिन कभी पाकिस्तान के ऊपर सवाल नहीं खड़ा करते, जिस पाकिस्तान ने कश्मीर को भी और जम्मू को भी, रजौरी पुंछ को भी, सबको बर्बाद किया। गोली ये नहीं देखती है कोई हिंदू है कि मुसलमान है, गुजर है, बकरवाल है कि कश्मीरी है कि डोगरा है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, मैं इत्तेफाक रखता हूं। सर आपके एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर देवेंद्र सिंह राणा साहब ने कहा कि अगर हम हुकूमत में आते हैं तो हम 10 दिनों में डेली वेजर्स को पक्का करेंगे, और मेरे ही इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हालांकि मुझे कहा कि आप रिकॉर्ड कर लो, आप इसे याद रख लो, अगर नहीं होगा तो मेरे पास आ जा। भारतीय जनता, क्या सच में अगर आप लोग इक़्तिदार में आते तो 10 दिन में आप परमानेंट करेंगे डेली वेजर्स को? भारतीय जनता पार्टी डेली वेजर्स, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड्स, एसपीओस, वीडीसीज, सीआईसी ऑपरेटर्स, ये जो तमाम हमारे भाई बहन नौजवान जो मेरे साथी अलग अलग डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, जो एक प्रकार से डिपार्टमेंट यही लोग चलाते हैं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। मैं जब एमएलए बनने से पहले इनके साथ एजिटेशन में जाता था, एमएलए बनने के बाद असेंबली में मैंने इनकी आवाज बुलंद की। मेरी आवाज बुलंद जो मैंने की इनके लिए असेंबली में लड़ाई लड़ी, ये गवाह हैं। उसके बाद ऑनरेरियम बढ़ा, वरना पहले डेली वेजेस को यही 250 तो 1000 मिलता था, 500 रुपया महीना मिलता था, आज 10,000 रुपया मिलता है ऑनरेरियम। क्या ये परमानेंट होंगे? सवाल ये है। सुनो ना, मेरा ये मानना है ये 10,000 ऑनरेरियम डबल होना चाहिए, जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी लागू होनी चाहिए। एनवाईसी, होम गार्ड्स, सीआईसी ऑपरेटर, रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, ये फौरन रेगुलराइज होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। आज तक क्यों नहीं हुआ सर? डेली वेजर्स या अन्य रूरल डेवलपमेंट या पीडब्ल्यूडी जितने भी डिपार्टमेंटों के हैं, आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी की हमारी बहनें, उनके मसले हल होना चाहिए, और ये मसले बीजेपी ही हल कर सकती है। सर मैं पूछ रहा क्या 10 दिन में होगा? क्या ये 10 दिन में होगा जो वो कह रहे हैं 10 दिन में सरकार बनती है? हमारी सरकार बनेगी। मैंने पहले कहा था, पहली कैबिनेट मीटिंग में हम इसके ये फैसला करेंगे। मतलब ये होगा पहली कैबिनेट में करेंगे।
इनके साथ बुला के जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। हमें दर्द है, तकलीफ है, क्या सर आप क्योंकि ये जो हमारे अलग अलग डिपार्टमेंटों को चलाने वाले यही लोग हैं, यही डेली वेजर्स, यही रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, एनवाईसी, होम गार्ड, एसपीओ, वीडीसीज, पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल, पीडब्ल्यूडी, आरएनबी, एग्रीकल्चर, हेल्थ, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी, यही लोग हैं जो सरकार का सारा सिस्टम चलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक और दूसरा इनके मसले सब बीजेपी ही हल कर सकती है। आज तक तो नहीं हुआ है। कर सकता आज तक नहीं हुआ। पहले इनको 250, 500 और 1000 रुपया यही मिलता था ना। आज अगर 10,000 रुपया ऑनरेरियम मिलता है, ये बीजेपी के कारण है। बीजेपी ने लड़ाई लड़ी है जनाब। अच्छा, बिल्कुल। वरना एनसी, कांग्रेस, पीडीपी 250, 500 और 1000, और वो भी साल में 2 बार, एक दिन ईद के दिन, दूसरा दिवाली के दिन, बाकी तो मिलता ही नहीं था। अब कम से कम इनके अकाउंट्स में मंथली ऑनरेरियम आता है। मेरा ये मानना है ये बहुत कम है, मैं नहीं कहता हूं, ये ज्यादा है, लेकिन फिर भी बीजेपी ने, हमारी सरकार ने ये फैसला तो किया, और आगे भी इनके मसाइल हम ही हल कर सकते हैं, और कोई हल नहीं कर सकता। क्योंकि मरकज में, सेंटर में बीजेपी की हुकूमत है। यहां जो भी काम होगा वो मरकज से होता है। लेट्स सपोज अगर आप सीएम बन जाते हैं, अगर आप सीएम बन जाते हैं कल को, तो क्या आपको लगता है कि आप लोगों का काम कर सकते हैं? उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि अगर मैं सीएम बन जाऊंगा तो मैं अपनी मर्जी से एक पियोन भी अपॉइंट नहीं कर सकता, मुझे चीफ सेक्रेटरी के कमरे के बाहर बैठना पड़ेगा। एंड मीनवाइल अगर हम देखें, अगर आपको लोग बनाते हैं, आपकी पार्टी आपको बना देती, तो आपको क्या लगता है कि उमर अब्दुल्ला की बात सही है कि अलजी साहब के पास सारी ताकतें और आप लोगों के पास, आपकी असेंबली के पास कोई ताकत नहीं है? देखिए, उमर अब्दुल्ला साहब, उनको ये दिखाई दे रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हार रही है। पार्लियामेंट के इलेक्शन में आपने देखा, जीती दो सीटों पे जीत गई। तो आप देखिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में अनंतनाग राजौरी की जो सीट जीती, वो मोहतरम जनाब मियां अल्ताफ साहब ने जीती है। अच्छा, वो एनसी ने नहीं जीती? उनके सारे मुरीद हैं, हिंदू, मुसलमान, आप भी हैं, गुज्जर, पहाड़ी, हिंदू, मुसलमान, सब। आप भी हैं, आप भी मुरीद हैं? आपको कोई शक है क्या? नहीं, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आप मुरीद हैं? अगर आपको कोई शक है तो शक का कोई इलाज नहीं हो सकता है। मैं दिल से सबकी इज्जत करता हूं। आपने कभी मुझे किसी लीडर के खिलाफ बोलते हुए आज तक देखा है जनाब? मैं सबकी इज्जत करता हूं, सबका एहतराम करता हूं। मैंने कभी ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की। अच्छा सर, एक इंपॉर्टेंट सवाल, अच्छा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपकी सारी चीजों को एक्सेप्ट करता हूं। उमर अब्दुल्ला साहब की कि उन्होंने कहा, उमर अब्दुल्ला साहब ने यह कहा कि अगर वो चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो वो अपनी मर्जी का अपने दफ्तर में चपरासी भी नहीं लगा सकते। बिल्कुल यही कहा है। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है? तो इसका मतलब काम सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। अगर वो बन भी गए तो काम नहीं कर पाएंगे, ये तो उन्होंने इस बात को मान लिया है। अच्छा, बीजेपी और क्या एनसी एक टेबल पे आ सकते हैं? मरकज में हम बीजेपी की हुकूमत है, यहां भी बीजेपी की सरकार बनेगी। नहीं, अगर कल को ताकत लेनी पड़ी तो क्या एनसी के साथ जाने में आपको कोई दिक्कत? बीजेपी की अपनी सरकार होगी, प्योरली बीजेपी की सरकार होगी। वरना उमर अब्दुल्ला साहब ये क्यों बोलते कि अगर कल वो चीफ मिनिस्टर भी बन जाएं तो चपरासी भी नहीं अपना मर्जी से लगा सकते? इसका मतलब है उनको सीधा खदशात है, डर है कि जो है उनका कुछ बनने वाला नहीं है। एनसी के बात को उन्होंने तस्लीम कर लिया है। एनसी के मैनिफेस्टो, और ये बात हकीकत है कि जम्मू कश्मीर के अगर यहाँ सरकारी खजाने को देखोगे ना, अगर सेंटर की गवर्नमेंट, जो केंद्र सरकार है, मरकजी हुकूमत, अगर एक महीना भी यहां फंड्स, फाइनेंशियल हेल्प ना करे तो यहां के सरकारी मुलाजमों को जम्मू कश्मीर की सरकार 1 महीने की तनख्वाह नहीं दे सकती है। 1 महीने की सैलरी सरकारी मुलाजमों को जम्मू कश्मीर की सरकार अपने खजाने से नहीं दे सकती है जनाब। ये सब मरकज की, सेंटर गवर्नमेंट की मदद से होता है। जो बड़े बड़े पुल, बड़े बड़े डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आज राजौरी पुंछ में देखो नेशनल हाईवे बन रहा है,
मेरी पूरी कोशिश है कि रजौरी पुंछ में रेल का प्रोजेक्ट में मंजूर करा के लाऊं और रजौरी पुंछ में रेल हो जानी चाहिए। आज रिंग रोड्स बन रही हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेजेस बन रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, मोदी सरकार की देन है। गांव गांव में सड़कें बन रही हैं। अगर आप नौशहरा के एरिया में जाएंगे, वो लाम का एरिया, पुखरनी, कंपला, अंदरूट का, नारियां, चिंगस, रानी बढेतर का एरिया हो, या फिर वो पुखरनी, लाम, लड़ोका का एरिया हो, रायपुर भाटा, रायपुर कमीला, किला धराल का एरिया हो, या नौशहरा प्रॉपर का, नोनियाल का, चौकी, हंडन, कलसियां, भवानी, गनिया, लंगर, मानपुर, ढनक्का, सेर, मकड़ी का एरिया हो, खंबा का एरिया हो, या फिर शेरी कलाल का एरिया हो, या फिर आप चले जाओ सियाल, डींग, मंग्योट चले जाओ, आप दब्बड़, पोठा, या फिर आप धड़ाट, खेड़ी के एरिया में चले जाओ, लंबेड़ी, बगनोटी, ढंडेसर, राजल चले जाओ, बाजाबाई, कांगड़ी, ना, सब जगह आ गए हैं सर। कंगरियाल, ठिचका चले जाओ, हर जगह आप देखोगे, हर जगह। आज गांव गांव में जो डेवलपमेंट हो रही है, सड़कों का जाल बिछ रहा है, पीने का पानी जल जीवन मिशन से काम हो रहा है, गांव गांव में पंचायतों में डेवलपमेंट, गरीब लोगों के मकान, गरीबों को फ्री राशन, आयुष्मान भारत के कार्ड, 5-5 लाख रुपए से गरीबों का इलाज एक एक साल में 5 लाख मोदी साहब दे रही है। गरीब परिवारों की बेटियों को जो है वो मोदी हुकूमत मदद कर रही है। ये सब काम जब मोदी हुकूमत ने किए हैं सर, मेरा एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इसीलिए बच्चा बच्चा बोलता है घर घर मोदी, हर घर मोदी। आज एनसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि एनएचपीसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा वापस। कौन करेगा? और एक मिनट सर, उन्होंने लिखा आपसे एक सवाल और कहा है कि हम फॉरेस्ट राइट एक्ट को लागू करेंगे। हालांकि बीजेपी ने फॉरेस्ट राइट एक्ट दिया है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन को हम लागू करवाएंगे मुकम्मल तौर पे। तो ये सब चीजें जो है ये कह रहे हैं 70 साल में से 60 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत, कांग्रेस की हुकूमत रही है जम्मू कश्मीर में। जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त तो इन्होंने कभी गुजर बकरवालों के लिए फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट लाया नहीं, कभी पॉलिटिकल रिजर्वेशन लाई नहीं। उल्टा 2009 में एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने मिलकर इंटर डिस्ट्रिक्ट नौकरियां गुजर बकरवाल कबीले की खत्म कर दी थी। हर साल कम से कम 5000 नौकरियां गुजर बकरवाल कबीले की एनसी, कांग्रेस और पीडीपी ने खत्म की, जब इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून जो सिर्फ और सिर्फ गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों के खिलाफ लाया गया। हाँ, हकीकत है। और वो काला कानून 2019 में मोदी हुकूमत ने खत्म किया। आज कश्मीर में, जम्मू में, कठुआ में, डोडा में, किश्तवाड़, रामबन में, उधमपुर, रियासी में, हर जगह हमारे गुजर बकरवाल कबीले के बच्चे नौकरियों में उनका हक उनको मिल रहा है। सर ये बीजेपी की देन है। आज जब बीजेपी ने फॉरेस्ट, जंगलों का, जमीन के मालकाना हक गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को दिए तो मोहतरम फारूक अब्दुल्ला साहब और एनसी वालों को फॉरेस्ट एक्ट याद आया। 70 साल में से 60 साल इन्होंने सरकार चलाई है, तब क्या किया? सर, एक आखिरी सवाल रहेगा इस पूरी गुफ्तगू का, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो चुका है। सर, आपको क्या लगता है, लोग इस बारी उम्मीदवार को देखकर वोट देंगे या मोदी जी को देखकर वोट देंगे? और एज ए सिटीजन सर, नॉट एज ए जर्नलिस्ट, एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया सर, और मैं ये कहता हूं कि अगर मैं आपको वोट दूं तो क्यों दूं? जम्मू कश्मीर में अमन, शांति, खुशहाली, भाईचारा और डेवलपमेंट के लिए वोट दें। रविंद्र रैना को दूं या प्रधानमंत्री जी को दूं? देखिए, रविंद्र रैना में और प्रधानमंत्री मोदी साहब में कोई फर्क नहीं है। हम, ठीक है, वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो मुल्क के एक हर दिल अजीज रहनुमा है, लेकिन वो मेरी, हम एक ही जमात के हैं। वो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हमारा एक परिवार है, एक फैमिली है, फैमिली की तरह हम हैं। वो हमारे फैमिली के हेड हैं। जो भी बड़ी पॉलिसीज बनती हैं उसके लिए, चूंकि प्राइम मिनिस्टर होने के नाते वो फैसले करते हैं। और मुझे फक्र है कि जम्मू कश्मीर का जो भी मसला मैंने उनके सामने रखा, उन्होंने उस मसले का हल किया। मैंने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को हक दिलाए,
एसटी पहाड़ी लोगों को हक दे रहे हैं। पहाड़ी लोगों को अलग एसटी पहाड़ी दी, गुजर बकरवालों का एसटी महफूज है। बड़ा तूफान उठाया गया था कि गुजर बकरवाल की एसटी और पहाड़ी की एसटी। मोदी साहब के पास में गया, अमित शाह साहब के पास गया, उन्होंने साफ कहा गुजर बकरवाल की एसटी का 10% के कोटे से कोई छेड़खानी नहीं होगी। और आज पहाड़ियों को भी पहाड़ी एसटी अलग, गुजर बकरवाल की एसटी महफूज है कि नहीं है? ये बीजेपी की देन है। हमने लोगों को जोड़ा है, तोड़ा नहीं है। हमने मिठास, खुशबू बिखेरी है, अपोजिशन ने जहर बिखेरा है। हम मोहब्बत, प्यार, यकजहती, अमन, खुशहाली चाहते हैं। हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर के नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, बच्चे सब खुशहाली से जिएं। और इसीलिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सर एक आखिरी सवाल रहेगा, राहुल गांधी जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, प्रियंका गांधी जी आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी आ रहा है, उसके उनके साथ साथ जो है वो कन्हैया कुमार आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अलायंस का बनना और इन नेताओं का जम्मू कश्मीर में आना और फिर उनके समर्थन में बोलना कि मोहब्बत, नफरत के शहर में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं? जिनका आपने नाम लिया ये सारे आजमाए हुए और हारे हुए खिलाड़ी हैं। जम्मू कश्मीर की जनता इस वक्त दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ चुकी है। जम्मू हो, कश्मीर हो, रजौरी, पुंछ, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट हो, दरहाल, बुद्धल, थाना मंडी, मंजाकोट, सुरनकोट, मेंढर हो, डोडा, किश्तवाड़, रामबन हो, जम्मू हो या वादिये कश्मीर हो, हर जगह आज बीजेपी का ही जलवा है। तो एक आधी सीट कश्मीर से निकलेगी? उम्मीद करता हूं, निकल सकती है। उम्मीद करता हूं। और मैं आपके चैनल पर सर गिले शिकवे भी रहते ना लोगों को कि नए लीडरों को टिकटें मिल गई, पुरानों को नहीं मिली, जो 100 साल पुराने थे, 50 साल पुराने थे, 40 साल पुराने जो पार्टी के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी एक परिवार है, एक फैमिली है, सब मिलकर लड़ते हैं, सब मिलकर काम करते हैं।